सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आइए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, टाइम शेयरिंग क्या होती है, ये आपको सब मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ओएस के बारे में। फंक्शंस ऑफ ओएस के जो बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। एक्चुअली मैं सिर्फ आपको 2-3 जो फंक्शंस हैं बेसिकली उनके बारे में डीप में बताऊंगा कि उनके बारे में क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आज अब बात करते हैं पहला फंक्शन जो प्रोसेस मैनेजमेंट। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 3 फंक्शन और इससे जो अगले वीडियो है उसमें भी मिलेंगे आपको 3 फंक्शन। इस प्रकार से 2 वीडियो मिलाकर आपके फंक्शंस ऑफ ओएस कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि वो 6 फंक्शन जो मैंने आपको बताए थे वो किस किस प्रकार से हैं। पहला होता है यूजर का इंटरफेस डिसाइड करना। जैसे मैंने आपको बताया था ये आपका हार्डवेयर है और यहाँ पर आपका यूजर है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसके बीच में इंटरफेस रहेगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच में। पिछली बार मैंने इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कंट्रोल करता है, यूटिलिटी कंट्रोल। तो मतलब उसके जस्ट बाद में कौन रहेगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब केस में आएंगे, यूटिलिटीज़ में आएंगे। इसके बाद में कौन कंप्लीट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और सबसे ऊपर क्या होगा, अपना यूजर्स। तो बेसिकली यूजर्स सबसे ऊपर रहेगा। तो यूजर का इंटरफेस कौन कंट्रोल करता है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जैसे अपने को कंप्यूटर में आपका यूजर आईडी लगाना, पासवर्ड लगाना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये सारा काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उनका मैनेज करना, ये इसको क्या बोलते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। चौथा होगा फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स हैं उनका मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट कहलाएगा, वो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो 2 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे आज हम करें प्रोसेस मैनेजमेंट, तो इसमें होगा कि प्रोसेस क्या होती है, कितनी स्टेट होती है प्रोसेस के, कौन सी प्रोसेस पहले रन होगी, कौन सी बाद में होगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, ये सारी जो थ्योरी है ये किस में आएगी, प्रोसेस मैनेजमेंट में। उसके बाद में इस प्रोसेस के लिए अपने को कौन कौन सी मेमोरी चाहिए, किस प्रोसेस को कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करता है, ये जो सिस्टम है ये किस में आएगा, मेमोरी मैनेजमेंट में। तो धीमे धीमे हम इन 6 की 6 जो जितनी भी है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं इनको सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो आपको बता देता हूँ पहले कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है। मैं जब भी आपको पी लिख रहा हूँ बड़ा, इसका मतलब ये प्रोग्राम, और ये छोटा पी लिख रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया प्रोसेस। तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि प्रोग्राम जब सीपीयू के अंदर रन होने लग जाता है तो क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि एक प्रोग्राम है उसके कई छोटे टुकड़े हैं, जैसे P1, P2 और P3, ये सब इस प्रोग्राम के क्या हैं, प्रोसेसेस हैं। मतलब इस प्रोग्राम को पूरा होने के लिए इन 3 प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अपने पास में क्या है, सीपीयू है, तो प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फ़र्क हो गया कि जब इसका एक टुकड़ा पूरा सीपीयू के अंदर क्या हो जाएगा, रन हो रहा होगा, तब उसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस। तो एक प्रोग्राम के एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए देखो एक प्रोग्राम में हैव 2 और मोर प्रोसेसेस रनिंग, उसकी एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो सकती है। अब 2 से ज़्यादा प्रोसेस कैसे रन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक सीपीयू और है तो इसका दूसरा प्रोसेस है कहाँ पे रन हो जाएगा, इस सीपीयू के अंदर, और तीसरे के अंदर तीसरा। ये कहाँ पर होता है दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था, ऐसा होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोग्राम की एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकती है और वो एक से ज़्यादा प्रोसेस अलग अलग प्रोसेसर पर रन भी हो सकती है। तो समझ में आ गया आपको प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। अब देखते हैं इसके बाद में किसकी स्टेट्स क्या होती है, कि किसी भी प्रोसेस होता है उसकी 5 स्टेट होती है। पहले उन 5 स्टेट को अपने समझ लेते हैं। तो देखो 5 स्टेट में सबसे पहली स्टेट है न्यू, कि जब कोई आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है फर्स्ट टाइम तो वो कौन से स्टेट में होती है, न्यू। अब आप समझोगे स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब स्टेटस। जैसे आप अपने डीपी लगाते हो कई बार व्हाट्सअप पे, तो व्हाट्सअप के साथ साथ आप डीपी के साथ साथ स्टेटस भी लगाते हो, जो कुछ टेक्स्ट लिखते हो, तो मतलब आज के दिन आपके साथ क्या है। तो वैसा ही किसी प्रोसेस के लिए अभी वो किस स्टेटस है, उसका स्टेटस क्या है, वो क्या कहलाएगा, उसका स्टेट, STATE। तो सबसे पहला स्टेट होता है न्यू, कि जब कोई प्रोसेस फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है तो वो कौन सी स्टेट में होती है, न्यू।
उसके बाद में जैसे ही वो प्रोसेस रेडी हो जाती है, मतलब प्रोसेसर के लिए रेडी, रनिंग करने के लिए रेडी हो जाती है, तो क्या किसका वेट करती है? प्रोसेसर का। जब वो प्रोसेसर का वेट कर रही होती है तो वो किस में होती है? रेडी में। उसके बाद में उसको प्रोसेसर मिल जाएगा और प्रोसेसर के अंदर क्या करेगी? रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तब वो जब रन हो रही होती है तो कौन से स्टेट में होती है? रनिंग। उसके बाद उसको अगर वहाँ पर कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए तो वापस से बीच में क्या होता है? इंटरप्ट। तब वो किस में चली जाती है? वेटिंग में। और लास्ट में जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट। इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा CPU, इसमें हमारी है ये प्रोसेस छोटा p1, अभी किस स्टेट में है? एन स्टेट में, न्यू में। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ से आ गई ये CPU के पास में, यहाँ पर भी P1 है। अब कौन से स्टेट में होगी? R में। क्यों? क्योंकि रेडी है जाने के लिए CPU में। उसके बाद ये CPU में चली गई तो यहाँ पे भी चलेगी P1। अब ये कौन सी है? रनिंग में। RU लिखा है हमने रनिंग के लिए और रेडी के लिए लिखा है R। फिर यहाँ पे होगी, यहाँ से अब ये प्रोसेस क्या करेगी? इसे कोई इनपुट आउटपुट चाहिए तो इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर रही है? ये वेट कर रही है। इस कंडीशन में कहाँ चलेगी? W4 वेटिंग में। जब इसको वेटिंग करके सारा पूरा कंप्लीट हो गया तब ये कहाँ चली जाएगी? टर्मिनेट में, T4 टर्मिनेट में। और प्रोसेसर की जो क्षमता है उसके जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि न्यू से कहाँ जाएगा? रेडी। रेडी से कहाँ जाएगा? रनिंग। रनिंग होने के बाद अगर उसमें कुछ इंटरप्ट होगा तो वापस कहाँ आ जाएगा? इंटरप्ट पूरा होगा तो वापस किस में आ जाएगा? रेडी में। अगर उसको इनपुट आउटपुट कुछ चाहिए तो वापस से कहाँ आ जाएगा? इनपुट आउटपुट लेकर रेडी में, और वापस से कहाँ चला जाएगा? रनिंग में। तो एक बार रनिंग के दौरान अगर वो इंटरप्ट या वेटिंग में चला गया तो वापस कौन से स्टेट में आ जाएगा? रेडी में। रेडी में आके वापस रनिंग, और रनिंग में बाद में सारा काम पूरा हो जाएगा तो टर्मिनेट। इस प्रकार से 5 जो स्टेट्स होती है वो किसकी होती है? प्रोसेस की। तो क्वेश्चन बनता है किसी प्रोसेस की कितनी स्टेट होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? 5। अब आगे बात चलते हैं CPU शेड्यूलिंग। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया कि कोई भी CPU होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस अपने रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस प्रोसेस को पहले रन करेंगे किसको बाद में रन करेंगे डिसाइड कौन करता है? CPU। तो इसका CPU का जो पार्ट ये चीज़ डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा कौन सा बाद में, उसको बोलते हैं CPU शेड्यूलर। और इस टेक्निक को बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग, जिसके अंदर ये क्या करेगा? ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम पहले रन होगा और कौन सा बाद में, किसको रनिंग में डालना है और किसको वेटिंग में डालना है। ये काम करेगा CPU शेड्यूलर। ये बेसिकली 2 प्रकार से होता है। पहला होता है नॉन प्रिमिटिव, दूसरा होता है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या करता है कि जब तक कोई प्रोसेस रन हो रही है और वो जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उसको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जैसे कि ये प्रोसेस यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ आने में ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ये ख़त्म हुई है। यहाँ से यहाँ आने में इसको 5 सेकंड लगते हैं। तो इस 5 सेकंड तक इसको CPU का जो प्रोसेसर है वो इसको परेशान नहीं करेगा, पूरा रन होने देगा। लेकिन प्रिमिटिव के अंदर अगर ये यहाँ से यहाँ है और इसको 5 सेकंड लग रहे हैं तो ये क्या करेगा? CPU को लगा कि कोई दूसरा प्रोसेस है जिसको बहुत अर्जेंट वर्क है, तो ये बीच में क्या कर देगा? इसको इंटरप्ट कर देगा, तोड़ देगा, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको क्या कर देगा? रन कर देगा। तो इस प्रकार से जब बीच में किसी प्रोसेस को तोड़ देते हैं तो वो कहलाता है प्रिमिटिव, और किसी प्रोसेस को जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक चलने दिया जाता है तब तक क्या कहलाता है? नॉन प्रिमिटिव। ये होता है 2 प्रकार से शेड्यूलिंग का तरीका। अब इसके अंदर भी क्या है? कुछ एल्गोरिथम्स यूज होती है इस शेड्यूलिंग के अंदर। वो एल्गोरिथम कैसी होती है? पहला होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको ऐसे FIFO भी लिखते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसका थोड़ा सा दूसरा नाम दे दिया इसमें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगी प्रोसेस पहले उसको CPU क्या करेगा? सोल्व करेगा, उसको अपना टाइम देगा। उसके बाद में सेकंड एल्गोरिथम इस बेस पे होता है कि जिसका टाइम कम है उसको आप CPU पहले से प्रोसेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 3 प्रोसेस हैं, इस 3 प्रोसेस में एक को लगेगा 5 सेकंड, एक को लगेगा 4 सेकंड, एक को लगेगा 2 सेकंड। तो CPU जो है सबसे पहले 2 सेकंड वाले को रन कर देगा, उसके बाद 4 वाले को, उसके बाद 5 वाले को। तो वो होगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर आता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन दोस्तों इस प्रकार से होता है जिसमें ऐसे सर्किल बना दिया। अब सर्किल के अंदर क्या है? सारी प्रोसेस को आपस में डाल दिया। अब जो क्वांटम है, क्वांटम क्या कहलाता है? किसी भी टाइम का बहुत छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? क्वांटम। जैसे कि 1 सेकंड है तो 1 सेकंड का नैनो मिलियन लाखों करोड़ों का जो हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वांटम। तो CPU वो क्या है? अपना क्वांटम इन सब को क्या बराबर बराबर हिस्सों में
बांट देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता है, सबको इक्वल टाइम मिलता है। जैसे ही जिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो इस लाइन से हट जाता है और नई जो प्रोसेस है वो इस लाइन के अंदर अटैच हो जाती है। इसको बोलते हैं राउंड यानी गोल रोबिन, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ओके, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर वो है डेडलॉक। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाता है कि हमारा सिस्टम क्या है, जो सीपीयू है वो डेडलॉक कंडीशन में चल जाता है। अब डेडलॉक कंडीशन कैसे होती है आप खुद ही समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 है और ये रिसोर्सेस 1 है। इस रिसोर्स मतलब कोई भी एक जो डिवाइस है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, और इस रिसोर्स का नाम दे रहा हूँ मैं स्कैनर। अब दोस्तों क्या होगा कि देखो, जो प्रोसेस 2 है इसके पास में कौन सा रिसोर्स है, स्कैनर, और इसके पास में कौन सा रिसोर्स है, प्रिंटर। अब ये प्रोसेस 1 प्रिंटर को यूज कर रहा है, अचानक इसको जरूरत पड़ी कि मुझे स्कैनर भी चाहिए, तो ये कहाँ पे आएगा, स्कैनर को। लेकिन जब स्कैनर के पास में आएगा तो पता लगेगा कि स्कैनर पहले से किसके पास में है, प्रोसेस 2 के पास में है। तो जब तक प्रोसेस 2 नहीं छोड़ेगा प्रोसेस 1 के पास में स्कैनर इसको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोसेस 2 को क्या चाहिए, प्रिंटर, तो ये भी क्या चाहता है, प्रिंटर। लेकिन प्रिंटर किसके पास में है, प्रोसेस 1 के पास में। तो इसको प्रिंटर जब तक नहीं मिलेगा जब तक प्रोसेस 1 प्रिंटर को नहीं छोड़ेगा। तो दोनों जब अपने अपने रिसोर्सेज नहीं छोड़ेंगे और दोनों को सेम टाइम पे एक दूसरे रिसोर्सेज चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेडलॉक, क्योंकि ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। दोनों तो मान नहीं रहे हैं और दोनों एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक एक नहीं छोड़ेगा दूसरे की रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी और ये डेडलॉक कंडीशन में चली जाएगी। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज करता है ताकि ऐसी डेडलॉक वाली कंडीशन उसके सामने ना आए। तो इसका बचाव का के लिए एक ही तरीका है कि ऐसी एल्गोरिथम बनाओ कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस प्रकार से बटे कि डेडलॉक कंडीशन कभी भी ना हो, उसे बोलते हैं डेडलॉक। ये तो था बेसिकली दो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम, जिसमें दो क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में और डेडलॉक के बारे में। अब जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है अपना प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। पहला था प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शन है इसका बी नंबर, मैं आगे लगाना भूल गया इसको, बी नंबर है प्रोसेस एंड सिक्योरिटी, कि जो सेकंड सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है, पहले बता दूं आपको, अकाउंट्स नॉर्मली पता है हमको कि हमें एक वो हर जो अकाउंट्स प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल यूजर्स को, जिसको बोलते हैं यूजर आईडी। दूसरा यूजर ऑथेंटिकेशन, साथ साथ में क्या प्रोवाइड करवाएगा, पासवर्ड। तो हमें क्या मिलता है, यूजर आईडी और एक पासवर्ड। एक्सेस राइट्स, एक्सेस राइट्स का मतलब कि किन किन आदमी को किन किन चीज़ों का एक्सेस देना है। जैसे कई बार आपको क्या प्रिंटर में प्रिंट निकालने की कमांड आप यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका एडमिन है वो आपको राइट नहीं देता है कि आप उसमें प्रिंट निकालिए। वैसे ही डेटा इनक्रिप्शन, कि आपका जो डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट फॉर्म में कर देता है ताकि वो हर किसी के समझ में ना आए। बाद में जब इसको यूज़ करना होता है तब वापस उसे क्या कर देते हैं, डिक्रिप्ट कर देते हैं। तो होता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जो कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज होता है। उसके साथ में डेटा बैकअप, कि अगर हमारा डेटा अगर कहीं से ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, तो हम उसका क्या ले लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ये किस कैटेगरी में आता है ये काम, उसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में। तीसरा जो काम है इसका सी पे, वो है यूजर इंटरफेस, जो मैंने आपको बताया कि यूजर का जो इंटरफेस है उसका पूरा कंट्रोल करता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने प्रकार के यूजर इंटरफेस होते हैं। पहला होता है कमांड लाइन और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन तो जिसका एग्जांपल है डॉस, जैसे मैंने आपको बताया था डॉस और लाइनक्स, ये कौन से एग्जांपल है, कमांड लाइन। इसमें देखो इस प्रकार से याद हो गया, जिन्होंने इसको किया होगा उनको याद होगा कि आप यहाँ पर आके क्या लिखते थे, कमांड लिखते थे। जैसे dir होगी, md होगी, मेक डायरेक्टरी के लिए कमांड, तो ऐसी कमांड्स आप क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे। लेकिन दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि अपने यूज करते हैं आजकल। आप क्या करते हो, सीधा आइकन पे क्लिक करते हो और आपका वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेस है कि आपको MS वर्ड ओपन करना है, तो आपको MS वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्या करो, MS वर्ड का जो आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इंटरफेस है इसको मैनेज कौन करता है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंटरफेस कितने प्रकार का हो गया, यूजर इंटरफेस 2 प्रकार का, CLI और GUI। तो दोस्तों 3 मैंने जो इसके फंक्शंस है वो तो आपको समझा दिए। जो बाकी के जो 3 फंक्शंस है कौन कौन से रह गए हैं उसको भी देख लेते हैं अभी। बाकी के जो 3 फंक्शन रहे हैं, पहला तो रहे आपका मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी पेजिंग वगैरह चीज़ें हैं वो अपने को समझनी है। दूसरा है फाइल मैनेजमेंट और तीसरा है अपना डिवाइस मैनेजमेंट। मैं इसको करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब आपका कहीं जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक होगा ख़त्म। तो दोस्तों देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, और अगले वीडियो का आप जरूर वेट करिए ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कवर हो जाए। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।